जी, सभी को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। अ, हाँ जी, बोलिए। ये बोर्ड को देखिए और इसको देख के कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो बताइए। हाँ जी, माइक। कि पुनर्जन्म के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, जैसे आपने बोला था। इस तरीके से ये जो अपन बात कर रहे हैं आत्मा का शरीर में इस तरीके से होना या अलग अलग जगहों पे रहना, उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है क्या? ये डॉक्यूमेंटेड है कि ऐसा होता है। हाँ, मतलब किसी ने प्रूफ हाँ, वेरीफाई किया है क्या, साइंटिस्ट ने या जो भी है? वेरीफाई तो वही होगा कि दोबारा जो आदमी उसको देखेगा। तो वो थोड़ा सा भी रुक जाओ। हाँ, ठीक। देखिए, वहाँ से शुरू करें जहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैं उतना ही देख पाऊंगा जितना मेरी चेतना होगी। तो बाकी को अंडर कंसिडरेशन रखें और जितना है उस पर आगे बढ़ते जाए। हाँ जी, और कोई बात? इस चार्ट को देख के आपके मन में कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं कि नहीं होते? सर, एक कंसेप्ट है, इट्स अ थेरी जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे आपने हार्ड मास और सूक्ष्म शरीर की बात की, और वो कैदी की बात की जिसको वो नीडल्स दी गई, जिससे वो कोबरा का उसके दिमाग में ये हुआ। एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे 20 बीमार लोग थे। उनमें से 10 लोगों को बीमारी की गोलियां दी गई और 10 लोगों को शुगर पिल्स दिए। तो उसमें रिजल्ट ऐसा आया कि शुगर पिल्स जिन्होंने लिए उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छे से हुई दवाई वालों से। तो ये कैसे समझा सकते हैं हम, कैसे होता है? माइंडसेट। अब उनको क्या बता दिया गया उसके साथ देखो, लास्ट में जब डॉक्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वो RX लिखते हैं कि नहीं? RX का मतलब क्या होता है? कि हम तो कर ही रहे हैं, बाकी तुम देख लेना। लास्ट में क्या बोलते थे? अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ करेगी। तो कुल मिला के आदमी का जो विल है, उसकी जो विल है, उसका जो अपना मान्यता है। एक मान्यता ही तो है कि मैं देश के लिए अपनी जान दे देता हूँ, मान्यता ही तो है कि मैं किसी की जान ले लेता हूँ। तो मैं जितने गहरे में कोई चीज़ को स्वीकार लेता हूँ उसका भी कोई असर होता ही है। इसलिए जो पॉजिटिव थॉट्स और तमाम बातें बोल रहे हैं, तो उसका इतना ही मतलब है कि यदि मैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ हूँ तो मेरा ग्लैंड सिक्रीशन बॉडी, उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता ही है। तो मैं नई दवाई ले रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ठीक हो ही रही। शरीर अपने आप को खुद भी ठीक करता ही है। जो दवाई है, जो सपोर्ट, वो सपोर्ट है। एक्चुअल सिस्टम तो बॉडी में ही कोई काम कर रहा है जो अपने आप को खुद ही ठीक करता है। हाँ जी, मेरी बात वहीं की वहीं है। हाँ, जो कुछ बोर्ड पे लिखा उसको लेके कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मतलब मुझे आपने जो समझाया आत्मा का और चेतन का जो जुड़ाव किया है, तो वैसे ही इसको लेके मेरे कुछ सवाल आए थे कि कैसे रंग को लेके हम मानते हैं कि 7 कलर है और हम ऐसी कल्पना करते हैं कि क्या इससे भी कोई अलग कलर है, पर हम सोच नहीं सकते, सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं कि बियॉन्ड इट समथिंग है। पर जब तक उसको देखेंगे नहीं या वो सकता एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या उसका बोध नहीं होगा, तो वो हम हमारी कल्पना में नहीं जुड़ेगा। तो क्या आत्मा का भी यही नहीं, देखो, वो है ना? आत्मा शब्द को छोड़ दो, क्योंकि हाँ, आत्मा शब्द बोलते ही एक मिस्ट्री हमारे ध्यान में आती है। हाँ, और एक कोई अनअप्रोचेबल चीज है ऐसा हमारे तुरंत कंडीशनिंग में आता है। हाँ। तो आत्मा शब्द को छोड़ दो। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि भी मैं हूँ। मैं तो हूँ ना, मैं रोज कहता हूँ हाँ मैं आऊँ क्या, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ये जो मैं है ये कोई चीज है ना? ये जो मैं है, इसका अपना कोई सोच, इसकी अपनी एक मानसिकता है, इसका कोई सोचने समझने का स्तर है, इसकी कोई ज़रूरत है। हम क्यों सुबह से शाम तक शिविर में बैठे? देखो, यहाँ कोई आस्था है क्या कि गुरुजी उद्धार करेंगे, कि अपन कोई ऐसा सुन रहे कि मरने के बाद मोक्ष होगा? कोई आस्था है यहाँ? कोई भय है? कोई प्रलोभन है? कोई आस्था नहीं है, लालच नहीं है, प्रलोभन नहीं है। फिर हम क्यों बैठे यहाँ दिन भर? शरीर को कुछ मिल रहा है क्या? शरीर को इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपके घर में मिलता है ना? तो हम अपना काम छोड़ के, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके,
कोई आस्था नहीं है, भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, फिर भी क्यों बैठे हैं? या मैं भी क्यों बैठा हूं आपके साथ? क्या चीज है? मुझे लगता है एक अभी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है ऐसी सभाओं के जहां ये सब कुछ हटाने के बाद कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब है ये किसकी जरूरत है? शरीर की जरूरत है कि मेरी जरूरत है? ये जो ज्ञान, मान लो कोई क्लैरिटी हमको मिल रही है, क्लैरिटी कोशिकाओं की जरूरत है कि क्लैरिटी मेरी जरूरत है? मैं शरीर को कष्ट देके मेरे लिए कोई क्लैरिटी पाना चाहता हूँ, है ना? तो साफ समझ में आता है ना कि यार मेरी आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता। अपने में आप देखोगे जैसे शरीर में 3 तरह की क्रियाएं अलग से दिखाई देती है मानव में। एक क्रियाएं वो हैं जो केवल बायोलॉजिकल है, एक क्रिया वो है जो मानव रूप में हो रही है, एक क्रिया वो है जो जीवन रूप में हो रही है। मानव रूप में क्या क्रिया हो रही है? बोलना। मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, मैं भी यूज हो रहा हूँ, मैं शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं किसी पोस्चर में बैठा हूँ, मैं चलता हूँ, तो जितना भी बोलना, चलना, गाना, उत्पादन करना, कोई स्किल करना, ये सब मैं और शरीर दोनों यूज हो रहे हैं। शरीर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। खाना डाल दिया, पच रहा है, बायोलॉजिकल। नाखून बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, एजिंग हो रहा है, ये बायोलॉजिकल है। शरीर बहुत सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर रहा है। हड्डी टूट गई, डॉक्टर जोड़ता है कि वही उसको ठीक से रख देता है, अपने आप जुड़ती है? हड्डी खुद ही जुड़ती है, केवल ठीक जगह में रख देते हैं, ठीक जगह में रख के बांध देते हैं। तो शरीर में ठीक करने का मैकेनिज्म अपने आप काम कर रहा है, उसमें मेरी कोई भूमिका है नहीं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ चल रहा है इसको मैं ठीक से ध्यान देता हूँ, बिल्कुल, तो मेरे को क्लियरली पता चलता है कि हाँ यार ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जिनकी आवश्यकता अलग अलग है। यहाँ से हमने एंट्री लिया। अब धीरे धीरे रोज ध्यान देंगे और इन्फॉर्मेशन को पूरा होने दीजिए, तो वो इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके ध्यान में रहेगा, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। थैंक यू। जब आत्मा बोल रहे थे तो आत्मा को पकड़ने की कोई जगह हमारे पास दिख नहीं रही थी, कहाँ से पकड़ूं मैं आत्मा? लेकिन जब हम जीवन बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये बात कर रहे हैं ना कि यार उसकी उसकी दोनों की आवश्यकता अलग, क्रिया अलग, उनकी बल शक्ति अलग, ये तो साफ दिख रहा है ना हमको। और कितने सारे एग्जाम, इसी को बार बार सुनो, एक ही शिविर कम से कम 5 बार सुनो, कम से कम, जब तक सुनते सुनते आपको ये ना लगने लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं है, है ना? और जो उसमें से क्वेश्चन उठते हैं उनको फिर नोटिस करो, फिर कोई अगली वर्कशॉप में जाएंगे तो फिर आप ठीक से पूछ पाएंगे। तो धीरे धीरे वो अपडेट होगा, धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे नहीं है कि सुन रहे और केवल सुन रहे, सुनने के साथ साथ कुछ बदलना शुरू हो जाता है, और सबका लेकिन अलग अलग रहता है, ये अलग बात है। हाँ, क्या बोलो? इसको देख के क्या समझ में, कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थक गए आप लोग लगता है। आओ। सूक्ष्म शरीर में वो जो जीवन ऊर्जा चक्र होती है उसके बारे में। और सूक्ष्म शरीर चला गया, आप आगे चलो। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में कोई बात नहीं होगी, ये साफ कर देता हूं ताकि इसको देख के कंफ्यूजन मत हो। देखो, जितने जेब में पैसे हैं ना उतना ही माल खरीद पाएंगे। अभी जेब में पैसे कम है तो ज़्यादा वाला माल नहीं खरीद पाएंगे, तो पहले जितना माल है उतना उतना खरीद लो, फिर आगे चलते हैं। तो पहले सूक्ष्म शरीर है इसका मेरे को स्वीकार हो जाए, है ना? तो धीरे धीरे वो आगे बात बनेगी। चलो आगे चलते हैं, बोलो। बोर्ड पे जो चार्ट बनाया है इसको देख के कोई मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? देखो, ये कह रहे हैं कि जितनी अभी तक हमने चर्चा किया अब उसको इस बोर्ड पे समराइज करने के फॉर्म में आ गए कि कुल नेचर में क्या क्या है, एग्जिस्टेंस में क्या क्या है। तो पता चला कि 2 प्रकार की यूनिट्स हैं। एक यूनिट वो है जिसको हम एटम के रूप में पहचानते हैं, 108 मेंडलीव टेबल। दूसरा, हमने पिछले 6 दिनों में मेहनत करके एक और चीज को पहचाना कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, दोनों के साथ साथ होने का नाम मानव है। मैं मेल हूं कि मेरा शरीर मेल है? तो मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं,
देखो एक छोटा बच्चा पैदा होता है, यदि उसको ना बताया जाए तो कितने साल तक उसको नहीं पता चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? बोलो। यदि एक बच्चे को एहसास ना कराया जाए तो कितने समय तक एक बच्चे को अपने मेल फीमेल होने का पता नहीं चलेगा? हाँ, एक बड़े समय तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि बेसिकली मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, इसलिए मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं है। एक 2 साल का बच्चा ज्यादा समय क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्यादा समय खाने की चीज मांग रहा है? वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। एक छोटा बच्चा पहचानता है किसकी गोदी में जाना है, किसी गोदी में नहीं जाना है। एक छोटे बच्चे के चेहरे से, उसकी आंखों से आप पहचान लोगे कि माँ को अलग पहचान रहा है, बाकी लोग को अलग पहचान रहा है। तो इसका मतलब है एक छोटा बच्चा अपने में देखा जाए तो छोटा बच्चे में क्या छोटा है? शरीर छोटा है, वो तो हो सकता है बाप निकलेगा। जीवन की जो मौलिकता है, उसकी जो गहराई है, उसका जो संस्कार है, उसकी जो यात्रा है, ये बिल्कुल अलग हो सकती है, समय के साथ साथ प्रकट होता है। अपने घर में पैदा हुआ बच्चा, कितने परिवार ये बोल सकते हैं कि हमारे घरों में पैदा हुआ बच्चे मानसिक रूप में अपने बड़े लोगों से, पैसे के मामले में, स्त्री पुरुष संबंध के मामले में, किसी और चीज के मामले में ज्यादा मैच्योर दिखाई देते हैं, खूब आराम से मिलता है ये। इसका मतलब है जिसको मैं बच्चा कह रहा हूँ वो पता नहीं कल क्या निकलेगा, अभी हमको पता नहीं है। जीवन अलग समय आने से प्रकट होगा, उसकी मौलिकता को प्रकट करेगा। तो जीवन नाम की एंटिटी की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम इधर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एटम अकेला नहीं रहता है, दूसरे को पहचान के मॉलिक्यूल हो जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके जब आंख से विजिबल होते हैं तो उसको पिंड बोलते हैं। आंख से हमको क्या विजिबल है? मिट्टी विजिबल है, पत्थर, पेड़, धातु, मणि, इन सबको एक नाम दिया कि ये मटेरियल किंगडम है। तो मटेरियल किंगडम, सेल फॉर्मेशन हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, ऐसे हमको। तो सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव का शरीर, सब कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। ये सारे मरने के बाद में वापस मटेरियल में आ जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। नए पेड़ पैदा होते रहते हैं, नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, नए, है ना, पशु पक्षी पैदा होते रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि जब जीवन पशु पक्षी शरीर को चलाता है तो उसका नाम जीव अवस्था है। जब यही जीवन मानव शरीर को चलाता है तो इसका नाम ज्ञान अवस्था है। और पेड़ पौधे अपने आप में प्राण अवस्था है। अब इस बोर्ड को देख के आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, ज्ञान, ह्यूमन को ज्ञान अवस्था की इकाई बोला गया। ह्यूमन के पास ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान की अपेक्षा है। हाँ, ज्ञान की मतलब दैट इज द ह्यूमन बीइंग इज द ओनली, हाँ, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एंटिटी व्हिच कैन एक्वायर ज्ञान। बिल्कुल ठीक। दिस इज आई थिंक ये तो ठीक ही है, ये तो आपने ठीक पहचाना है, बिल्कुल बढ़िया। और बोलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ माइक। वही आ रहा है कि जो वो इकाई है, कभी वो जीवन इसको चलाता है, कभी ज्ञान वाली इकाई को चलाता है, कभी मानव शरीर को चलाता है, कभी पशु शरीर को चलाता है, और कभी पौधों को भी। हाँ, ये अब क्वेश्चन आ गया। मैं ये क्या क्वेश्चन करोगे वो भी तय रहता है, कब क्या करोगे। और नहीं कहोगे तो मैं कैसे कहलवाऊंगा। तो आपके जैसा टीचर मुझे साइंस में मिल जाता तो कितना मजा आता। आज पीछे एक माइक दीजिए, पीछे एक माइक। कोई भी एक हाँ या चेतना हाँ एक बार मानव शरीर में आने के बाद जब उसे ज्ञान, जहाँ से उसके ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वो वापस पशु या प्राणी चेतना में क्यों जाना चाहेगा? नहीं जाएगा, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन है। देखो, हमको बताया गया है 84 लाख योनियां होती हैं और बड़ी मुश्किल से तुमको मानव तन मिला है। इससे ये भी एक मतलब निकलता है दोबारा फिर 84 लाख मिलेगी तब फिर मानव मिलेगा। तो चलो, मेरी आपको गारंटी है मानव शरीर के बाद आपको मानव शरीर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आके मेरे से बात कर लें। कितना बड़ा आश्वासन दे रहा हूँ, और क्या चाहिए बताओ। मानव शरीर मिलेगा तो बात नहीं कर पाएंगे। तो मानव शरीर के बाद देखो, ये बात तो समझ में आ गई ना। देखो, एक बात बहुत क्लियरली समझने की है, इसमें कुछ भी मिस्ट्री नहीं है। सशरीर आज भी मैं ही निर्णय लेता हूँ, मैं ही सोचता हूँ, मैं ही सुखी दुखी होता हूँ, मेरी चेतना के अनुसार ही निर्णय लेता हूँ।
कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपनी पूरी जिंदगी की सारी प्रायोरिटी को शिफ्ट करके इधर आ जाए, और कोई ऐसा भी है जिसको सब कुछ उपलब्ध होते हुए अभी ना समझे ना बैठे। ये अपनी मैं किसको प्रायोरिटी देता हूँ। इसलिए कोई मेरे को कहता है मेरे पास टाइम कम है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है, मेरे को सुनाई देता है अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं। टाइम जैसा कुछ नहीं होता है, प्रायोरिटी की बात है। जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ के लिए अपना समय निकाल देते हैं। तो सार बात क्या निकली, तो मानव शरीर जीवन ही तय करता है कि मेरे को कब कहाँ होना है, सशरीर या बिना शरीर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निर्णय शरीर कुछ बोल नहीं रहा है, मैं ही तय कर रहा हूँ इसको यहाँ कुर्सी पे बिठाए रखना है और मेरे को समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि एक बार जीवन ने मानव शरीर चला लिया तो यदि भोग भी करना है तो पशु से मानव शरीर ज़्यादा बेहतर है। यदि ज्ञान नहीं भी चाहिए और केवल आपको भोग ही करना है तो भी वो मानव शरीर ही चलाएगा। लेकिन ये बात भी ठीक है, किसी भी प्रतिक्रियावश, मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको लगे ना कि ये मानव शरीर में है ना। बहुत बदतर तरह से आदमी जीता हुआ, बहुत निम्न स्तर पे जीता हुआ भी आपको मानव मिल जाएगा। आज भी ऐसे कंट्रीज हैं जहां आप चले गए तो आपका नाश्ता कर ही लेंगे, है ना। तो कितनी तरह की कंडीशनिंग और कितनी तरह की मान्यताओं के साथ के लोग हो सकते हैं। तो कोई बहुत निम्न स्थिति में किसी प्रतिक्रियावश यदि जीवन ने निर्णय ले लिया यार मेरे को शेर शरीर ही चलाना है, या एक बार का मेरा बचपन का वो था कि वो मैंने इंटरव्यू पढ़ा था किसी हीरोइन का, वो कह रहे थे कि हमारे घर में कुत्ते को जितना सम्मान मिलता है वो आदमी को नहीं मिलता है। तो यदि उसने तय कर लिया कि मेरे को कुत्ते में जाना है तो जा सकती है, जीवन की चॉइस है। जीवन ने तय कर लिया तो उपलब्ध है। ऐसे ऐसे शोरूम में सारी गाड़ियां उपलब्ध है, जेसीबी भी उपलब्ध है, ट्रक, कार, जीप, स्कूटी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 12 व्हीलर, आपकी जो चॉइस है जाके वो गाड़ी चला लो, शोरूम आपके हैं सारे। बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ही सिंपल। तो इसका मतलब है मेरी चॉइस के अनुसार मैं गाड़ी चलाता हूँ। मानव शरीर चला लिया उसके बाद बहुत न्यूनतम संभावना है कि कोई पशु शरीर चलाएगा। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग को पशु शरीर चलाना है? किसी को नहीं चलाना, बस ऐसा ही। हाँ जी, और बोलिए। तो एक क्वेश्चन आपके बोलने से निकल आया कि जगदीश चंद्र बसु, मैंने आपको इसी में उलझाया था, है ना। जब जगदीश चंद्र बसु बोलते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है तो हम उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। भारतीय मानसिकता में हम बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेड़ पौधों को जीवन चलाता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है कि नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा जीवन शब्द हमारा उलझा हुआ है। देखो एक और क्वेश्चन भी बनता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है, उसका आधार क्या है। किस शरीर को जीवन, अंडर कोट जीवन मतलब ये मैं नाम की एंटिटी। पशु में ये मैं नहीं है, मैं मतलब मैं की सेंस में नहीं है, चीज तो वही है। यहाँ मैं अपने मैं होने को व्यक्त करता हूँ इस सेंस में। तो किस शरीर को जीवन चलाता है ये हम कैसे पहचाने। दूसरा, ये जो जितना पेड़ पौधा है या और कुछ है, इनमें जीवन है कि नहीं है, इसको जीवन चलाता है कि नहीं चलाता है। साइंस में हम जब चीजों को पढ़ते हैं तो बेसिकली नॉन लिविंग एंड लिविंग में पढ़ते हैं। यहां हमने उसके 3 पार्ट कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ, 3 क्यों कर दिया भाई, लिविंग एंड नॉन लिविंग में सब पढ़ा दो। जब साइंस सेल बोलता है तो साइंस के लिए सेल और जीवन एक ही शब्द है, सेल ही जीवन है। पानी मिल गया तो जीवन मिल गया, जीवन मिल गया चिल्ला देते हैं। तो देखो इसमें भी फिर समझना पड़ेगा, तो पेड़ पौधा भी सेल है, पशु शरीर भी सेल है, और मानव शरीर भी कोशिकाओं से बनी हुई रचना ही है। लेकिन तीनों एक ही जैसी हैं कि कुछ अंतर है, उस अंतर को पकड़ना पड़ेगा, उसको हम एड्रेस करेंगे। फिर हमने बोल दिया भाई 84 लाख योनियां हैं, बहुत चक्कर काटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये कुछ सवाल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए जितनी हमारी अभी तक चर्चा हुई उसमें हमने ये पहचाना कि किस शरीर को जीवन चलाएगा, किस शरीर को जीवन चलाएगा। नंबर 1, उसमें विकसित मस्तिष्क होगा, तो ही जीवन उसको चला सकता है। यदि मैं किसी शरीर को चलाएगा
तो उसमें विकसित मस्तिष्क होगा, क्योंकि ब्रेन के थ्रू ही मैं किसी शरीर को चला सकता हूं। जैसे ड्राइवर क्लच प्लेट एक्सीलेटर हैंडल के बिना गाड़ी नहीं चला सकता। दूसरा, यदि मैं नाम की चीज जो जीवन की जो मिनिमम प्रॉपर्टी है कि उसमें मानने का क्रिया होता है, जीवन में मानने का क्रिया होता है, मानने का क्रिया होता है, उसी का प्रभाव है कि हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो यदि किसी एंटिटी को हम ट्रेन कर पाते हैं, इसका मतलब उधर भी कोई सुनने वाली चीज है, उधर भी कोई मेरे जैसी चीज है जो मेरे सिग्नल को पहचान रही है। दूसरा, जो जीवन है वो जीना चाहता है, जीवन में जीने की आशा है। जब भी जीने की आशा टूटती है तो उसका नाम भय है। तो जीवन पे जब भी संकट आएगा उसमें भय पैदा होता है। यदि कोई इकाई भयभीत होती है, इसका मतलब उधर जीवन है। चौथा एक और है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। कोई भी ऐसा शरीर जिसमें विकसित मस्तिष्क है वो सप्त धातु से बना हुआ होता है। सप्त धातु से बना शरीर, ये दोनों क्रॉस चेक, सप्त धातु से बना शरीर। तो देखो, दो फिजिकल है, पहला और चौथा फिजिकल है। शरीर को फिजिकली डाइसेक्ट करके देखा जा सकता है कि ब्रेन विकसित है कि नहीं विकसित है, सप्त धातु है कि नहीं है, ये फिजिकली क्रॉस चेक होता है। और दो चीजें बिहेवियरल हैं। यदि किसी चीज को कुछ सिखा सकते हैं, इसका मतलब उधर भी कोई जीवन है। और यदि वो भयभीत होता है तो दो चीजें बिहेवियरल हैं और दो चीजें फिजिकल हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, पदार्थ से शुरू करते हैं। पदार्थ को जीवन चला सकता है, एटम मॉलिक्यूल को। ना उसमें विकसित मस्तिष्क है, ना उसको सिखाया जा सकता है, ना वो भयभीत होता है, बात खत्म हो गई। अब दूसरा, पेड़ पौधे पे आ जाते हैं। क्या पेड़ पौधे शरीर को जीवन चला सकता है? मस्तिष्क नहीं है, कुछ सिखा सकते हैं। रामू आएगा तो रामलाल आएगा, एक टहनी घुमा के मार देना, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ सिखा नहीं सकते। पेड़ पौधे भयभीत होते हैं। अब कुछ कुछ हमारी कंडीशनिंग है इसमें, थोड़ा उसको समझेंगे। लेकिन ये समझ में आता है, फिर थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे। जैसे मच्छर होता है, मच्छर भयभीत होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाओ। मच्छर भयभीत होता है ना? हाथ उठाओ। आओ आओ। अब आपको भयभीत होने का ही पता नहीं। देखो, एक कुत्ते को 4 डंडे 4 बार जम के लगाओ। कितने? 4। अब 1 महीने बाद भी आप उसको दिख जाओगे तो आपको देख के कम से कम 500 मीटर दूर से निकलेगा। और एक कुत्ते को 4 रोटी 4 बार प्यार से खिलाओ, तो यदि आप अलाउ करोगे तो आपके साथ ही सोएगा। ये डरने का मतलब है। अब मच्छर को देखो, मच्छर मारने के बाद वहीं बैठते हैं। तो यदि या तो वो भय मुक्त है या वो भय को पहचानता नहीं। मच्छर को ट्रेन कर सकते? पालतू मच्छर, गेस्ट आया छोड़ दो। अतिथि कब जाओगे? तो अब पता चला कि ना तो मच्छर को आप ट्रेन कर सकते। मच्छर भयभीत होता है कि वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है? आपके हाथ हिलाते ही एयर मॉलिक्यूल हिल जाते हैं। तो मच्छर लाइट को, गर्मी को पहचानता है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वो रहता है। रानी मक्खी अलग और काम करने वाले अलग और ये अलग और वो अलग। लेकिन रात को लाइट ऑन कर दोगे तो मधुमक्खी अपना काम शुरू कर देती है। मधुमक्खी को ट्रेन कर सकते हो? मधुमक्खी भयभीत होती है?
तालाब की छोटी मछली को ट्रेन करके दिखाओ, डॉल्फिन को कर सकते हो, या व्हेल, बड़ी मछलियां पहचानती हैं। तो इससे ये समझ, जैसे हमारा नाम होता है ऐसे गाय का नाम भी होता है, कुत्ते का नाम भी होता है। तो वही समझना पड़ेगा, इसलिए सारे एग्जाम्पल एक साथ दे रहा हूं ताकि हमारी सोचना चल जाए सब पे। तो धीरे से ये समझ में आया कि तालाब की छोटी मछली और केंचुआ और मच्छर और लीच और कीड़े, छोटे मोटे कीट पतंगे, इनको सिखा सकते हैं? नहीं। इनको ट्रेन कर सकते हैं? नहीं। इनका मस्तिष्क विकसित है? नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि इनको भी कोई जीवन नहीं चला सकता है, और पेड़ पौधे को भी कोई जीवन नहीं चला सकता है, क्योंकि इनमें कोई मस्तिष्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इनमें है, अर्धविकसित है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, तो यहाँ से एक बात ये समझने की है कि पूरे एग्जिस्टेंस में दो ही टाइप की यूनिट्स हैं, दो ही टाइप की यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं। एक जिसको जड़ परमाणु के रूप में 108 परमाणुओं के रूप में हमने पहचाना, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज और तमाम। दूसरी चीज जीवन है। तीसरा कोई यूनिट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, दो ही यूनिट है। इन दो से मिलके सारी चीजें बनी हैं। अब पेड़ पौधे क्या चीज से मिलके बने हैं? कोशिकाओं से। कोशिकाएं क्या चीज से मिलके बनी हैं? एटम मॉलिक्यूल से। तो फाइनली कुल मिला के एटम मॉलिक्यूल सुखी दुखी होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए पेड़ पौधे सुखी दुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। सुखी दुखी होने वाली पूरे अस्तित्व में एकमात्र चीज जीवन है, और वो मैं हूं और वो आप हो। इसके अलावा पूरे एग्जिस्टेंस में कोई सुखी दुखी नहीं होता। जी माइक। हेलो, मेरे घर पे कुत्ते हैं और उनको डांट देते हैं तो उनके बिहेवियर और ऐसा लगता है कि वो दुखी हो गए हाँ हैं। वही तो कह रहा हूँ, ठीक तो है। कुत्ते इसलिए कहा कि कुत्ते का भी नाम होता है, गाय का भी नाम होता है। हमारे पास 32 गाय हैं। एक टाइम में उनमें से 20 दूध देती हैं। सब गाय के बच्चे होते हैं, और वो पिछली और पुरानी गाय, नई गाय मिला के 50 हो जाते हैं। 50 गाय में से गाय का नाम लेंगे माया, तो माया का ही बच्चा आएगा, बाकी आराम से खड़े रहेंगे। 50 गाय में से जिस गाय का नाम लिया जाएगा उसका बच्चा चल के आएगा, बाकी खड़ा रहेगा। फिर सारी गाय खुल जाती हैं, बाहर धूप में अपना बाहर में रहती है। फिर खाना खाने फिर आती है अंदर। खाना खाने आएगी तो जो गाय की जो जगह है वहीं आके खड़ी होगी। उसको कंफ्यूजन नहीं होता है कि कल मैं कहाँ खड़ी थी। जो गाय जहाँ खड़ी होती है हर बार आके उसी जगह में खड़ी होगी, और वो बांधने वाला सिर्फ उठा के उसके जंजीर खूंटे में डाल देता है। हम रोज देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी कोई वही चीज है जो मेरे जैसा है, लेकिन अभी इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में है। तो जैसे कुत्ता भयभीत होता है, गाय भयभीत होती है, वैसे मच्छर भयभीत होता है, पेड़ पौधा भयभीत होता है। पेड़ पौधे को सिखा सकते हैं, मच्छर को सिखा सकते हैं, गाय को कुछ सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। गाय को, भालू को, तोते को, है ना, और किसको? सर्कस में, है ना, तमाम बहुत सारा जुगाड़ हमने देख लिया। तो इससे ये समझ में आ गया, एक तो ये समझ में आ गया कि पेड़ पौधों में अब जीवन शब्द कंफ्यूजिंग है। साइंस जब जीवन शब्द इस्तेमाल करता है तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता है, ग्रोथ के लिए। जगदीश चंद्र बसु जब कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो वो कुल मिला के उनमें कोई सेंसेशन है, वो किसी सर्दी गर्मी को पहचानते हैं, कुछ परिवर्तन को पहचानते हैं। सुखी दुखी नहीं होते हैं, ऐसा जगदीश चंद्र बसु नहीं कह रहे हैं। ये हमारी भारतीय मान्यता है, जिसके चलते हम पेड़ पौधों पे अपने भाव का आरोपण करते हैं कि और पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, ऐसा हमने जोड़ रखा है। पेड़ पौधे में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है, इसलिए आप आराम से शाम का भोजन कर सकते हैं।
है ना? हम मैं ना भी बोलता तो भी आप करते, पर उस समय आप हिंसा के साथ करते और दूसरे को दुखी करके करते। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। हाँ जी। सर, एक मेरा घरेलू ऑब्जर्वेशन है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ मच्छर के बारे में। हाँ, पालतू है क्या? हाँ, अब हमारी आदत है, हम मच्छरदानी के बगैर सोते ही नहीं हैं। अच्छा। गलती से यदि कोई मच्छर आ गया, आता है बीच बीच में, तो वो काटने के बजाय बाहर जाने की ही कोशिश में रहता है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। हाँ, तो आप देखोगे मच्छर को सुबह होते ही वो घर से ऐसे निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो, और शाम होते ही वो ऐसे लौट के आता है जैसे बस खाना टेबल पे लगा हुआ है और मेरे को जाते शुरू हो जाना है। तो कुल मिला के मच्छर टेम्परेचर के डिफरेंस को और उस सबको, मच्छरदानी के भीतर हमारे शरीर का गर्मी मौजूद है। हो सकता है वो गर्मी उसके लिए अनुकूल प्रतिकूलता के सेंस में हो गया, तो जहां उसको अपने लिए मच्छर जैसी इन चीजों में भी अर्धविकसित मस्तिष्क है। अर्धविकसित मस्तिष्क सेंस करता है कि ये मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं है, जीवन नहीं है वहां पे, सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं है। इसलिए मच्छर जैसी ये कीट, मच्छर और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टाइप जो कुछ भी मैंने नाम लिए, 2-4 और भी हैं, तो इनमें कोई छोटी मछली तालाब की, इसमें कोई जीवन नाम की चीज नहीं चला रही है जो सुखी दुखी होता है। अर्धविकसित मस्तिष्क है जो उस शरीर को चला रहा होता है। तो ये पकड़ने की बात है, एक जगह में केवल पौधे हैं, सेल्स हैं, जिनको कोई जीवन नहीं चलाता है। फिर कुछ छोटे मोटे कीट पतंगे जिनमें अर्धविकसित मस्तिष्क है, जिसको भी जीवन अभी नहीं चला सकता है क्योंकि मस्तिष्क विकसित नहीं है। ये मस्तिष्क के विकसित होने के लिए इकाइयां हैं, और धीरे से मस्तिष्क इतना विकसित हुआ कि कोई जीवन उसको चलाता है, फिर चाहे समुद्र के नीचे है कि जमीन पे है कि आकाश में है। मेनली मैमल्स है। तो मैमल शरीर को, जो शरीर से शरीर पैदा करते हैं, उनमें अधिकतम संभावना है कि कोई जीवन उन शरीर को चलाता है। इसलिए हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, इसलिए वो भयभीत होते हैं, उसमें मस्तिष्क होता है। फिर भी पेड़ पौधों को लेके हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि नहीं वो तो गुस्से को पहचानते हैं, नहीं वो तो प्यार को पहचानते हैं, ऐसे कुछ हमारी कंडीशनिंग है। हाँ, मेरे घर पे मेरे नाना जब थे, अभी वो गुजर चुके हैं, जब नाना थे उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। तो एक बड़ा सा कैक्टस था घर पे, और मुझे ये मामा मम्मी कहानी बताते हैं कि नाना जब गुजर गए उसके 1 हफ्ते में पूरा कैक्टस सूख गया। तो आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं, देखो बहुत सारा कोइंसिडेंस भी, हम एक बार टेक्निकली क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं, फिर कितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, माइक। उस रिसर्च में उन्होंने बोला था कि जैसे हम टहनी तोड़ देते हैं, तो जो उन्होंने मशीन फाउंड किया उसमें वो स्पाइक्स आते हैं और चिल्लाने जैसी जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो मतलब उनमें भी सेंसेशंस होती है ना, और कम फोर्स से हम तोड़ेंगे तो उतने कम स्पाइक्स आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते वो हैं? लकड़ी में भी ऐसी होता है। देखिए, अब उसको थोड़ा समझते हैं टेक्निकली। तो एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं पदार्थ अवस्था, दूसरा बोल रहे हैं प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ये उसका भी आंसर है कि साइंस में हम क्यों 3 पढ़ा रहे हैं, 1 पढ़ा रहे हैं, क्या हम क्यों 3 पढ़ा रहे हैं, है ना? साइंस में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में निपटा दे रहे हैं, तो तीनों में क्या अंतर है? जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो केवल एटम है और मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया? जब हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं तो एटम है, मॉलिक्यूल है, प्लस उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। ये ठीक है? जब हम जीव की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 लाइन खींचना पड़ेगा। एक लाइन वो है जो ये सेम है, शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, कोशिकाओं ने सांस लेना शुरू कर दिया, कोशिकाएं सांस लेती। दूसरा जो जीवन है, जो पशु शरीर को चलाने वाला जीवन है, यहां जीवन इतना ही व्यक्त करता है कि शरीर चला सकता हूं, इतना ही व्यक्त कर पाता है।
शरीर चला सकता है। पशु शरीर में जीवन केवल शरीर चला सकता है, इतने को प्रमाणित करता है। इसलिए पशु शरीर में एक ही भय होता है जिसको बोल रहे हैं प्राण भय। पशु में एक ही भय होता है, प्राण भय। नमस्कार। अब मानव को देखते हैं। मानव को देखें तो यहां भी 2 लाइन खींचनी पड़ेगी। एक लाइन तो वही है जो शरीर वाली है। तो मानव का शरीर तो इतना ही है जितना पशु का है। देखो, हम लोग गाय पालते हैं तो गायनिक प्रॉब्लम से लेके सारे प्रॉब्लम के लिए जो दवाई मानव की है उसको 3 गुना कर दो, वो गाय की हो जाती। क्योंकि उसका शरीर हमसे लगभग, गाय 300 से 400 किलो की होती है, आदमी लगभग 100 किलो का होता है। तो उसकी डोज को 3 गुना करना पड़ता है, वो गाय के काम आ जाती है। चाहे फीवर की दवाई है, चाहे तमाम गायनिक जितने भी मेडिसिन है, सब ऐसे यूज कर लेते हैं मोटा मोटी। तो शरीर तो वही है जैसा हमारा है। लेकिन जब जीवन की बात करेंगे तो मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन स्वयं के होने को व्यक्त करता है। स्वयं के होने को व्यक्त करता है। इसलिए जब मानव शरीर की बात करेंगे तो उसमें प्राण भय तो है ही है, शरीर के मरने का भय तो है ही है। प्राण भय के साथ साथ धन भय है, धन भय के साथ साथ पद भय है, और पद भय के साथ साथ मान भय है। तो धरती के सभी मानव में 4 भय पाए जाते हैं, 5वां नहीं। धरती के सभी मानव में 4 भय पाए जाते हैं। 5वां भय कोई हो तो बता दो। हाँ, फिर तो प्राण भय में चला गया। धन से हमने अपने सम्मान को भी जोड़ लिया है ना, एग्जिस्टेंस को भी जोड़ लिया उस तरह से। तो ठीक है, बात ठीक है आपकी। तो धन भय और मान भय। मान भय का मतलब है जैसा लोग मेरे को मानते हैं कल नहीं मानेंगे। संबंध के टूटने का जो डर है वो क्या है? मान भय। बाकी पद सामाजिक रूप में पद है और सरकारी पद है व्यवस्था के अर्थ में। तो किसी भी मानव के पास ये 4 भय ही हो सकते हैं, 5वां कोई भय नहीं होता है। कोई हो तो बताओ। 4 ही भय होते हैं। इन 4 भय से मुक्त हो जाना ज्ञान है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन 4 भय से मुक्त हो जाएं। जिंदगी के सारे प्रयास के बावजूद हमारे भय बढ़ रहे कि घट रहे? बढ़ रहे। अब बताओ, जिंदगी लॉस, मेहनत कर रहे, ऊपर से और भयभीत हो रहे। अरे मेहनत करके भय से मुक्त होना था। यदि हमारी मेहनत के बावजूद जिंदगी में भय बढ़ रहे हैं तो हमारी मेहनत सही दिशा में है कि गलत दिशा में है? आप नहीं बोलोगे? हाँ, तो चलो ये बात हो गई। तो अब ये समझ में आता है कि अब तीनों को एक कैटेगरी में क्या अंतर है? तीनों में क्या अंतर है? पेड़ पौधे को जीवन नहीं चलाता है, पशु शरीर को और मानव शरीर को जीवन चलाता है। साइंस इस जीवन नाम की एंटिटी को नहीं पहचानता। इसलिए साइंस में ये पता चले कि मेरे पति के शरीर में 207 हड्डियां हैं, उससे उसके आचरण का पता चलता है। सारी एनाटॉमी, सारी फिजियोलॉजी जानने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आचरण शरीर करता है कि मैं करता हूं, और मैं समझ में आया नहीं है। तो साइंस में हम मैं को एड्रेस नहीं कर पा रहे, जीवन को एड्रेस नहीं कर पा रहे। इसलिए सारी उठापटक करने के बावजूद भी ना अपने भाव और विचार में कुछ संतुलन दिखाई देता है, या वो और असंतुलित होता हुआ दिखाई देता है, और संबंध भी असंतुलित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जीवन की समझ नहीं है। तो एक तो ये पता चला, पशु का मैं और मानव में मैं एक ही लेवल की चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसलिए उसको भी अलग अलग पहचानना पड़ेगा। तो यदि न्याय करना है, यदि ठीक से समझना है और जीना है, तो हमको 4 चीजों को अलग अलग ही है, इसलिए अलग अलग। एटम मॉलिक्यूल, लोहा अपने आप में रखा हुआ, उसका साइज नहीं बढ़ जाता है। कल लोहा 2 क्विंटल था, अगले दिन गया तो 3 क्विंटल हो गया। लेकिन सेल एक पेड़ रखे रखे, मैं 1 महीने बाद जाता हूं तो इतना बड़ा हो जाता है। तो जो सेल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वो और सारे मिनरल और तमाम चीजों को लेके अपना साइज को बढ़ाता है, ऐसा पदार्थ नहीं करता है।
पदार्थ में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन है एटम मॉलिक्यूल ही, दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है। तो अब धीरे से समझते हैं कि जो हम जिसको सुख दुख मान रहे हैं वो क्या चीज है। तो देखो, यदि हम पदार्थ को देखें तो उसमें दो क्रिया होती हुई दिखाई देती हैं। कोई भी पदार्थ है उसमें पहचानना और निर्वाह हो करना दिखाई देता है। पहचानना और निर्वाह करना दिखाई देता है। क्या मतलब? पहचानता है और निर्वाह करता है, वैसा बिहेव करता है। क्या मतलब? जैसे लोहे के मॉलिक्यूल को एटम को पहचानता है और लगातार एक दूसरे को पकड़े रहता है और संडे के दिन छोड़ नहीं देता है कि आज मेरा मूड नहीं। हाँ, निर्वाह करने को इंग्लिश में क्या कर लेंगे? बिहेव अकॉर्डिंगली। हाँ, माइक दो भाई। है ना, चांद धरती को पहचानता है, लगातार धरती के साथ बना रहता है। हाँ, अभी हमने डिस्कस किया कि जो जानवरों का मैं है और ह्यूमंस का मैं है वो अलग है। अलग मतलब इवॉल्व्ड है, अलग अलग इवॉल्व्ड है। इवॉल्व्ड। क्योंकि अगर ऐसा सोचा जाए तो जो हमारा मैं है आफ्टर डेथ वो तो सिर्फ ह्यूमंस का मैं ह्यूमंस में ही जाएगा, वो एनिमल के बॉडी में नहीं जाएगा। सामान्य संभावना ऐसी ही। अच्छा, आपका मन हो तो दरवाजे खुले। हाँ जी, माइक। थोड़ी देर पहले बात हुआ कि जो चैतन्य इकाई है वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो वो कांस्टेंट रहते हैं, क्वालिटेटिवली कांस्टेंट रहता है, यही बात हुई थी थोड़ी फिर से बोलिए। चैतन्य इकाई एनिमल्स का हो या मानव का हो, क्वालिटेटिवली ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसका नेचर फिक्स्ड रहती है, बिल्कुल नहीं, परिवर्तनशील नहीं होती है। चैतन्यता के सिलसिले में, उसका बिहेवियर के सिलसिले में, उसकी जो फंक्शनैलिटी है नहीं, उसका होने का स्वरूप नहीं बदलता है जी, लेकिन उसका इवोल्यूशन बदलते रहता है। तो इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में हाँ। एक जीवन पशु शरीर चलाता है, इवोल्यूशन के हायर फेजेस में वो मानव शरीर चलाता है, और इवॉल्व होता है तो मानव में भी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, और फाइनली वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब जो चैतन्य इकाई है उसका क्वालिटी भी वेरिएबल है। वही तो सारा हो रहा है। और क्या हो रहा है? जब आप आए थे चाहे 3 दिन पहले, उस समय आपकी क्वालिटी और अभी की क्वालिटी में कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग को आ रहा है? ये देखो, नजर घुमाओ। नहीं, ये तो लिमिटेड टू ह्यूमंस ओनली ना। हाँ, और तो और क्या बोल रहे हैं? जीव सत्ता के बारे में पूछ रहे कुत्ते हैं। का शिविर थोड़ी लूंगा, और कुत्तों का भी शिविर ले रहे हैं। देखो ये ले रहे। नहीं, जो कुत्ते मानव के साथ में रह रहे, उनके कुछ एक्सप्रेशन बदल जा रहे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका मतलब है कि क्योंकि उसमें वही जीवन है जो मैं हूं, लेकिन इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में है, इसलिए उसको भी हम कुछ सिखा देते हैं। एवोल्यूशन के लोअर फेजेस में एक तो बॉडी हो सकती है, दूसरा में हो सकती है, जीवन दोनों हो सकते हैं ना। बॉडी भी हो सकती है जो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का मतलब ये शरीर कल, जैसे यदि बहुत टेक्निकली कहें तो पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। कैसे? ये शरीर मर गया, ये शरीर तो दोबारा मिलेगा नहीं, ये शरीर मिलेगा नहीं, लेकिन और जीवन मरता नहीं। तो मानव का शरीर मिल सकती है या तो पशु शरीर मिल सकती है। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। तो इसका मतलब है जीवन तो मरा नहीं ना, शरीर दोबारा होता नहीं, ये वाला शरीर दूसरा शरीर तो पुनर् नहीं हुआ, तो जीवन बार बार शरीर चलाता है, उसको हम पुनर्जन्म कह रहे हैं। चला भी सकता है, उसका मूड अभी नहीं चलाने का तो कुछ दिन रुक भी सकता है। नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है। हाँ, जैसे अस्तित्व में एक चैतन्य सत्ता है, हाँ, चैतन्य इकाई है। आप हो, मैं हूँ, सारे हैं। हाँ, उसके सामने दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं जीव सत्ता को अडॉप्ट करूं, जीव शरीर बोलो, या हाँ। तो मानव शरीर। बढ़िया। अब चैतन्य इकाई जो है वो तो क्वालिटेटिवली फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ये फिक्स और कांस्टेंट क्या बोलते हो आप? मतलब उसके जो नेचर है, बिहेवियर है, फंक्शनैलिटी है, नहीं प्रॉपर्टीज है। नहीं फिक्स है। जितना वो इवॉल्व होगा, इवॉल्व जो होगा बाय मींस ऑफ व्हाट और ऑन व्हाट बेसिस, जो शरीर अडॉप्ट करेगा उसी अनुसार इवॉल्व होगा। पशु शरीर में वो पशु शरीर ही चलाएगा, इवॉल्व नहीं होगा। जी,
मानव शरीर चलाएगा तो मानव शरीर में संभावना है कि वो पशु से बदतर हो सकता है और देवताओं से ऊपर हो सकता है जी। तो मानव शरीर में एक ही काम है कि जीवन में जो पात्रता का विकास है, जीवन में जो समझने का विकास है, तो जैसी उसकी मानसिकता है, जैसी उसकी समझ है, वैसा उसका आचरण है। इसलिए क्वालिटेटिव चेंज मानव में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो चैतन्य इकाई पहले थी उसमें जो क्वालिटी थी पहले, हाँ। आज इट्स इनहेरेंट नेचर, हाँ। वो पशु शरीर को प्राप्त कर लिया, जीव सत्ता को प्राप्त कर लिया, तो हाँ। फिर वो संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। हाँ, इसका यही मतलब है कि यदि मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन किसी कारण से पशु शरीर की तरफ जाता है, इसका मतलब वो मानव शरीर को बिल्कुल समझ ही नहीं पाया और किसी प्रतिक्रिया में और लोअर्स में चला गया, तो मानव शरीर की महिमा को वो भोग के लेवल पे भी नहीं जिया, किसी प्रतिक्रिया में ही रहा, तो बहुत लोअर लेवल में है, वो और लोअर लेवल में चला गया। मतलब उसका डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन, मानव शरीर में रहते ही हमारा डिग्रेडेशन होता है। हाँ, वो तो है ना। मानव शरीर में रहते हुए ही यदि मैंने रूप बल धन पद को सब कुछ माना है और सबका शोषण कर करके तंग करके लोगों को इकट्ठा किया है, तो मेरी चेतना का हाल कैसा होगा? डिग्रेडेड हुआ। डिग्रेडेड होगा। तो जितनी चेतना से मैंने जन्म लिया, पता चला उससे नीचे की चेतना में पहुंच गया। जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, मैं सब जानता है, मैं कंट्रोल करता है। मैं जानता नहीं है, मैं जानना चाहता है। हाँ, तो फिर मैं जान सकता है। हाँ, तो मैं इतना चक्कर क्यों काटता है फिर? चक्कर कहाँ काट रहा है? हाँ, वो उसको समझ नहीं आ रहा ना। तो समझने के लिए चक्कर काट रहा है। मैं में समझने की ताकत है, मैं समझ सकता है, समझ के मैं खुश होता है, समझने के लिए चक्कर काटता है। क्योंकि घर में नहीं मिलता है, फिर स्कूल में नहीं मिलता है, फिर बाजार में नहीं मिलता है, फिर सरकार में नहीं मिलता है, कुल मिला के उसको संसार छोड़ के हिमालय जाना पड़ता है। नमस्ते भैया। घर में मिल जाएगा और ये मिल जाएगा तो क्यों जाएगा? हाँ जी। थोड़ा एक स्टेप पुराना क्वेश्चन थोड़ा सा है। आपने कहा है कि इसे जो जीवन है वो चार इससे भयभीत होता है, जैसे थोड़ा माइक पास में रखिए। जी, धन भय, प्राण भय, हाँ। पद भय, मान भय। हाँ। तो प्राण भय तो समझ में आता है। हाँ। धन से जीवन कैसे भयभीत होता है? मतलब धन अगर आप सोचो कल धन नहीं रहेगा आपके पास, क्या होगा? नहीं, वो तो अभी अभी चूंकि मेरी कंडीशनिंग वैसी है इसलिए ना। हाँ, इसका मतलब जब तक कंडीशनिंग है तभी की तो बात हो रही है। अच्छा, उसके ये भ्रमित मानव की बात हो रही है, जागृत मानव की बात। जागृत मानव भयभीत नहीं होगा। बराबर जी। दूसरा जो सवाल है, अभी वही सवाल जो अभी सर ने पूछा था कि जैसे भी जब मैं पशु में जाता हूँ, मतलब जैसे मेरा चॉइस है कि मैं पशु में जाऊँ, हाँ। तो मेरी जो एक स्थिति है वो उतने लेवल की है। पर जैसे ही मैं मानव जीवन को लेता हूँ तो मेरी जो अवस्था रहेंगी, जैसे हो सकता है मैं कि पशु मानव हूँ, राक्षस मानव हूँ, जैसे राक्षस मानव हूँ, पशु मानव हूँ, मानव हूँ, देव मानव हूँ या देव मानव हूँ। तो ये जो अवस्था है जो इसमें जा रही है, ये तो मुझे लगता है कि ये मानव शरीर में ही प्राप्ति की जा सकती है। मानव शरीर में। तो जब मैं इस अवस्था को प्राप्त कर लूँगा तो मेरी जो मतलब कौन सी अवस्था को? मेरी जो अवस्था रहेंगी, मेरी जो स्थिति रहेंगी, तो वो तो बहुत विकसित हो जाएगी। बहुत विकसित हो जाएगी। हाँ, मतलब अगर मैं दिव्य हाँ, वो तो फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, हो तो जाएगी। जब मैं दिव्य मानव बनता हूँ तो उस वक्त जीवन की जो क्वालिटी रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। बिल्कुल। और जब मैं जैसे मान लीजिए आज अगर मैं किसी शरीर में जाता हूँ और वहाँ पे अगर मान लीजिए कि भाई मैं राक्षस इसमें हूँ और कुछ ऐसे संस्कार मिलते हैं उस शरीर यात्रा में कि जिससे मैं दिव्य मानव तक जाता हूँ, तो जब मैं मतलब प्रवेश जब किया था तब मेरी अवस्था राक्षस मानव की थी। जब मैं इसको छोड़ के जब जा रहा हूँ तो दिव्य मानव की जो थी जो है, इसका मतलब मेरे जीवन में भी बहुत अंतर आ गया है। और क्या, यही तो सारा काम है। तो यही इसका मतलब अगर मैं किसी और जीवन को या किसी और शरीर को अगर मैं पकड़ता हूँ या फिर लेता हूँ, वो तो मेरा पुनर्जन्म तो नहीं हुआ। ये क्या बोल दिया? जैसे एक मिनट समझने की जरूरत है भाई। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे सारे और समझो। हाँ। जी, जैसे अभी जैसे मैं इस शरीर को पकड़ा हूँ। हाँ, और आप दिव्य मानव हो गए। नहीं, अभी फिलहाल बाकी है, अभी मैं राक्षस मानव। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो चूंकि ये शरीर मुझे मिलने वाला नहीं है, इसलिए शरीर का तो पुनर्जन्म नहीं होना है। हाँ, वही शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं होना, मतलब ये बात समझ में आएगी। हाँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या जीवन का भी पुनर्जन्म होता है क्या? कहाँ होगा? जब मरता नहीं तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा? मतलब वो पूरा हमारी जीवन का भी पुनर्जन्म नहीं होता। जीवन है ही है, शरीर चलाता है, नहीं चलाता है। लेकिन उसके क्वालिटेटिव नेचर में तब्दीली आ जाती है, क्वालिटेटिव चेंज आता है ना। और जैसे जैसे दिव्य मानव बनता है तो वैसे वैसे ऊपर के लेवल पे जाता है, और फिर बाद में हो सकता है कि वो इस शरीर को ले भी नहीं। इस शरीर को मतलब मानव शरीर को? जी हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेगा। जी, थैंक यू। निकला क्या?
सर मुझे वही देखना था कि भाई जो जीवन है, जीवन का मतलब इस शरीर यात्रा में अलग अलग तरह से क्वालिटेटिव चेंज उसमें आ जाते हैं, और ये क्वालिटेटिव चेंज मतलब वो भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगर मेरी जीवन की अवस्था सिर्फ ऐसी है जिसको मैं राक्षस पकड़ के रखा हूँ, तो राक्षस नहीं है वो। जैसे जैसे इवॉल्व होते जाएगा, जैसे जैसे नए नए संस्कार आते जाएंगे, वैसे वैसे उसके अंदर में भी तब्दीली की पॉसिबिलिटी है और तब्दीली होती है। बिल्कुल, देखिए इसलिए बोल रहे हैं, किसी भी परिवार में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? यदि हम बच्चे को दे सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या दे सकते हैं? आप तो लैपटॉप दे के खुश हो जाते हो। एक बच्चे को सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं? कि होंगे तब ना दोगे। तो एक आचरण के साथ जीते हुए माँ बाप, देना कुछ नहीं होता है, देना कुछ नहीं होता है, आप होते हो तो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि आचरण पूर्वक जीता हुआ परिवार, आचरण पूर्वक जीता हुआ परिवेश। वो बच्चा आपके यहाँ बिस्किट खाने नहीं आया था, है ना? वो आया था तो जिंदगी की तलाश में, अपन लगा दिए उसको बिस्किट में। तो ये समझने की बात है, यदि सबसे बड़ी कोई चीज हम अपने बच्चों को भेंट कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, तो उसको जिंदगी दे सकते हैं। और जिंदगी की तलाश में वो जीवन का तृप्ति जीना ही है। अपन सारा जुगाड़ शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। और यही अतृप्ति हमारे भीतर है। जीवन में जो उदासी है, जीवन में जो ताजगी नहीं है, जो उत्साह नहीं है ना, वो उसी बात का है कि मेरे को मेरा खाना नहीं मिल रहा है। हेलो, चलो। आपने बोला था कि चैतन्य इकाई चूज कर सकती है कि मुझे कौन सा बॉडी चाहिए, किस परिवार में जाऊंगा, किस परिवार में जाऊंगा। तो वो चैतन्य इकाइयाँ ऐसे बॉडीज क्यों चूज करती हैं जहाँ पे मुफलसी है, गरीबी है, 3 साल में तो मरना ही है, भूख के मारे जो समाज या जो सोसाइटी या जो माँ बाप वैसे ही भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। आपको कॉलेज टाइम में किससे प्यार हो जाए आपको पता है? अब बाकी लोग बोलते हैं बेवकूफ़ बन गया, आपको तो लगता है ठीक ही है। तो इसका मतलब है कि कहाँ हमने किसको पहचान लिया अपने के रूप में। ये गरीबी अमीरी हमारे शरीर के साथ होने के हिप्नोटिज्म है। जीवन अमीरी गरीबी को नहीं पहचान रहा है, जीवन अपना पराया को पहचान रहा है। मेरा अपना गरीब है चाहे अमीर है। भाई फिल्मों में नहीं देखते हो, बहुत रईस लड़के का प्यार हो जाता है बिल्कुल एकदम, है ना, सामान्य लड़के से, जिसको हम सामान्य बोलते हैं, वो तो अपना घर छोड़ कर चल देती है। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन को अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, जिसको उसने अपना माना हुआ है। मेरे माँ बाप गरीब हैं तो क्या मैं छोड़ के अमीर माँ बाप के यहाँ चले जाता हूँ? कहाँ जाता हूँ? नहीं, चॉइस का ये तो चॉइस है ही कि अपने माँ बाप को छोड़ ही सकता हूँ। छोड़ने की चॉइस तो है ही मेरे पास। दूसरे माँ बाप, अमीर माँ बाप मेरे को नहीं स्वीकारेगा, ये उनकी चॉइस है। लेकिन मेरे गरीब माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरी चॉइस है। लेकिन मैं कहाँ छोड़ता हूँ? मेरे माँ बाप गरीब हैं कैसे भी सही, मेरे को मेरे माँ बाप जैसे ही लगते हैं। तो जीवन में वो नहीं है। हमारा जो साधनों के प्रति हिप्नोटिज्म है, ये ऐसे क्वेश्चन पैदा करता है। हाँ जी सर, जीवन कैसे पहचानता है कि मस्तिष्क कितना विकसित है और कौन सा लेवल का मस्तिष्क, मतलब कौन से लेवल का विकसित मस्तिष्क जीवन को पता है कि भाई मेरे को इसी में जाना है? तो देखो, जीवन का जो पहचानना है वो बेसिकली किसी परिवार को पहचानना है, उस परिवार में फिर किसी गर्भ को पहचानना है। और जीवन तो जैसे अपने गाड़ी खराब हो जाती है, अपन किक मारते रहते हैं, कोई मोमेंट में चल जाती है जब चलने लायक होती है। तो जीवन वहाँ बना ही रहता होगा। तो फिर मतलब जीवन ट्राई करते रहता होगा और फिर उसको एक मिल गया। हाँ, ऐसे ही जिस गर्भ में जिसको आना है वो वहाँ बना ही रहता है। और जिस प्रकृति सहज भी तो कुछ हो रहा है। देखो कितनी सुंदर बात है, पूरे वर्ल्ड में मेल फीमेल का पॉपुलेशन यदि पूरा डाटा उठाओगे विश्व का, वो लगभग मेंटेन्ड रहता है, जबकि हम सारी उठपटांग सारी हरकतें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गलतियों को भी एडजस्ट करने का ताकत नेचर में है। उसके बावजूद, हमारी गलतियों के बावजूद भी मेल फीमेल का रेशो लगभग मेंटेन्ड रहता है, 50-50 रहता है। और पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है फिर? मतलब वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? मेहनत कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है। तो फिर जब सब दिव्य हो जाएंगे तो पॉपुलेशन एकदम कम हो जाएगा मतलब? हाँ, ये तुम अच्छा बोले, आदमी ठीक हो। ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई, लेकिन बात सही है।
हाँ, अब सुनो, अब ध्यान दो, पहले तो मन कहीं और था। तो बहुत पॉजिटिव बात यह है कि किसी जागृत परंपरा में पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा। किसी जागृत परंपरा में पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब ही है कि जिनको शरीर का काम पूरा हो गया वो अब शरीर नहीं चलाएंगे। जापान में तो हो ही रहा है सर पॉपुलेशन। ए लो यार, तुम बिल्कुल इतनी ऊंची बात करके एकदम कचरा बात कर देते हो। इतना हाई लेवल पे जाके एकदम नीचे आ जाता है। ओह, इतना उठा पटक। चलिए लेकिन अच्छा है, ये बहुत सारे एक्सप्रेशन ना बहुत अमेजिंग विंडो खोलते हैं। दिल बाग बाग हो जाता है सोच के, अरे यार ऐसा भी होता है। आदमी अपनी संभावनाओं की विशालताओं को देखना चाहता है। हम छोटेपन में जीना नहीं चाहते। तो अब ये पता चला कि यार पद पाने से बड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता है। कुछ हो जाओ, सीएम हो जाओ, पीएम हो जाओ, आईएएस हो जाओ, 1000 करोड़ हो जाए, जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 1000 करोड़ से। वो कहता है यार मेरा वाला माल लेके आओ, मेरा माल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो कोई जीवन तृप्ति वो जगह है, उसकी दवाई अलग है। उसकी दवाई हम परंपरा में शिक्षा में दे पाए तो ये अभूतपूर्व घटना होगी। हम बात कर रहे थे, हाँ सर, पुरानी मान्यता है कि बुरे कर्म करने से अपन माइक पास बुरे कर्म करने से अपन नर्क में जाते हैं। हाँ, ठीक है, जाते नहीं है, नर्क में ही रहते हैं। नर्क में ही रहते हैं, पर अभी तक एक वो चेक था अच्छे काम करने के लिए। हाँ, पर वो अभी भी है। बुरे काम करने का मतलब है खराब सोचना, खराब बोलना, खराब करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस क्षण खराब बोला वहीं से नर्क शुरू हो गया। तो नर्क क्या है, मेरी मानसिकता में ही नर्क है, मेरी मानसिकता में ही स्वर्ग है। कहीं कढ़ाई लगे हुए नहीं है, फ्राई कहीं नहीं कर रहे हैं, मैं ही खुद को फ्राई कर रहा हूं बिना तेल के। तो इसका मतलब है जैसे ही मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, जैसे ही मैं किसी को जज करता हूं, अपने आप को छोटा मानता हूं, अपने आप को बड़ा मानता हूं, अपने आप को फेलियर फील करता हूं, अपने आप को, है ना, जितनी भी नेगेटिविटी है यही फ्राई होना है। जितना भी अपराध बोध है, गिल्ट है, मैंने अपने ही किए कर्मों से इतना गिल्ट पैदा हो सकता है कि मैं खुद ही अपने आप को ट्रेन के नीचे काट देता हूँ, पंखे पे लटका देता हूँ, खुद ही सजा देता हूँ, खुद ही अपने हाथ ब्लेड से काट देता हूँ। ये क्या है, ये नर्क ही तो है। तो ना समझी से नर्क, समझदारी से स्वर्ग, आज और अभी। आज भी मैं ही हूं, शरीर नहीं है तब भी मैं ही हूं। ये मरने के बाद नर्क और बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम सशरीर हैं तब मेरे को अपनी गलतियों को ठीक करने का एक आसरा बना रहता है। शरीर छूटने के बाद वो आसरा भी गया, गलतियां मेरे को याद रहती हैं और ठीक करने का आसरा खत्म हो जाता है, तो और ज्यादा मैं अपने आप को परेशान करता हूं। ऐसी बात। इससे सर बहुत लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। कैसे समझ गए तो कैसे, नर्क का भय खत्म हो गया तो और क्या भैया, यही सोचने की बात है। अभी तक मानव को या तो आस्था से चलाया गया, या तो आस्था की दुकान है, या भय की दुकान है, या लालच की दुकान है। शिक्षा और व्यापार क्या है, लालच की दुकान है। धर्म क्या है, आस्था की दुकान है। शासन और न्यायालय और तमाम चीजें भय की दुकान है। ये सभी दुकानें बंद होने की जरूरत है, मानवता की दुकान शुरू होने की जरूरत है। ये दुकान चला के हम भी खुश नहीं है ना। फाइनली जो चला रहा है वो भी मानव ही है ना, उसके भी बीवी बच्चे हैं। मेरे पास जैसे एक वो ना एक वो डाकू था कोई एक बहुत बड़ा। वो एक बार आदरणीय नागराज जी जब थे तो उनसे मिलने आया। तो कोई भी आता था वो तो अपने तरीके से बात करते थे। तुम जो कर रहे हो अपने बच्चों को सिखाना चाहोगे? नहीं, फिर तुम क्यों करते हो? बोले मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरे को मार देंगे। ये क्लियर आंसर था। तो इसका मतलब है कि एक बार किसी जगह में आप चले गए, फिर अपने सर्वाइवल के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आदमी इतनी गलतियां नहीं करना चाहता। तो जितने लोग हमको खराब दिखाई देते हैं वो उतने खराब है नहीं, वो भी किसी मजबूरी में, किसी मानसिकता के चलते कुछ करते रहते हैं। चलिए पूरा कर लूं इसको। तो पदार्थ की क्या क्वालिटी है? पदार्थ में पहचानना, निर्वाह करना होता है। तो जितना भी केमिकल रिएक्शन है, जितना भी फिजिकल रिएक्शन है, वो क्या है?
पहचानना और पहचानने के आधार पे बिहेव करना। टोटल जितना भी फिजिकल केमिकल वर्ल्ड है सारा पहचानना और पहचानने के आधार पर बिहेव करने का, निर्वाह करने का मॉडल है। अब यदि पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधे भी इतना ही है, क्योंकि वो भी एटम मॉलिक्यूल ही है, पहचानना निर्वाह करना ही होता है। थोड़े से पैरामीटर्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे लोहे को ठंडी में रख दो तो ठंडा हो जाएगा, गर्म में रखोगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन एक पेड़ पौधा गर्मी सर्दी, खाद, पानी, मिनरल, है ना, और वो सनलाइट और बादल और उसमें फिर बैक्टीरिया और वायरस, सब चीज़ को पहचानता है। लेकिन कुल मिला के पहचानना निर्वाह करना ही है। तो पेड़ पौधों के अंदर जितने भी सारे हम ये सेंसेशन वाले बात कह रहे हैं वो पहचानना निर्वाह करने का विकसित स्वरूप है पहचानना निर्वाह करना ही, कोई सुखी दुखी होने वाली चीज वहां नहीं है। फिर बोले आदिवासियों में परंपरा है जिस पेड़ को सुखाना होता है उसके पास जाके बार बार गाली देते हैं और पेड़ सूख जाता है। ऐसी तमाम बातें सुनने को मिलती। होता है कि नहीं होता है अपन तो कभी नहीं देखे, लेकिन हमको ये तो समझ में आता है जब एक व्यक्ति गुस्से के साथ होता है तो उसका शरीर कैसा, गुस्सा होता है तो शरीर और आवाज कैसी हो जाती, बीपी बढ़ सकता है, आवाज एकदम, है ना, लड़खड़ा जाती है, शरीर एकदम लाल हो जाता है। तो ये नेगेटिव का देखो सूत्र है, जीवन में भ्रम होता है, शरीर में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। ठीक, क्या जीवन में भ्रम है, मैं शरीर हूं। आवेश के रूप में क्या व्यक्त हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इसका मतलब है कि ये जो आवेश, इसका मतलब जब मैं भ्रमित होता हूं तो जीवन में भ्रम है, तो मानव में आवेश के रूप में व्यक्त हुआ, तो मेरा शरीर पूरा व्यवस्थित रहा कि अव्यवस्थित रहा। इसलिए तमाम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स को बोल रहे हैं कि मन की ही बीमारी शरीर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब जीवन का प्रभाव शरीर पे नेगेटिव पड़ा। और शरीर व्यवस्थित हुआ कि अव्यवस्थित हुआ। और शरीर कौन सी इकाई है, मूल में कोशिकाओं से बनी रचना है। पेड़ पौधे क्या चीज हैं, कोशिका से बनी रचना है। एक अव्यवस्थित कोशिकाओं से बनी रचना का प्रभाव दूसरी एक इकाई पे पड़ गया, इसमें क्या दिक्कत है, बात समझ में आई। तो अब जितना भी पेड़ पौधों को लेके हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, फंडामेंटली वो पहचानना निर्वाह करना ही है। उसी को हम थोड़ा सा एग्जैगरेट करके बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि पेड़ पौधे में कोई सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं। पेड़ पौधा शुद्ध रूप से एटम मॉलिक्यूल है, जो सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई। अब यहां तक की कहानी हो गई। यहां तक की कहानी में अब ये क्लियर है कि पशु का शरीर भी कोशिका से बनी रचना है, मानव का शरीर भी कोशिका से बनी रचना है। इसलिए मानव के शरीर में भी पहचानना निर्वाह करना ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, जहर हाथ में है, खाऊं कि नहीं खाऊं, अभी आपके हाथ में है, डाल दिया, अंदर गया, नहीं गलती से गिर गया, असर मत करना, अब कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा मानना वानना काम नहीं करेगा, अब शरीर का पहचानना निर्वाह करना काम करेगा। तो शरीर में कोई नेगेटिव चीज चली गई है तो अब नेगेटिव प्रभाव आएगा, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर में पहचानना निर्वाह करना ही होता है। तो पेड़ पौधे में भी पहचानना निर्वाह करना होता है, पदार्थ में भी पहचानना निर्वाह करना होता है, मानव के शरीर में भी पहचानना निर्वाह करना होता है, पशु के शरीर में भी। अब जीवन की बात करते हैं। जब जीवन की बात करेंगे, अब शरीर की बात पूरी हो गई है, जीवन की बात करेंगे तो जीवन की क्वालिटी है कि मिनिमम उसमें मानना होता है, मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना होता है। अभी अब जीव में आपका कुत्ता आपको अलग तरीके से मानता है, मानता है तो वैसा पहचानता है, पहचानता है तो वैसा बिहेव करता है। ये ठीक हो गया, मानने की क्रिया होती है। हम मानव क्या कर रहे, हम मानव भी इतना ही कर रहे, हम मानव में भी मानने की क्रिया होती है, उसके आधार पर पहचानने की क्रिया होती है, उसके आधार पर निर्वाह करने की क्रिया होती है। क्वालिटेटिवली पशु में भी मानने की क्रिया हो रही है क्योंकि वहां भी जीवन है, मानव में भी मानने की क्रिया हो रही है क्योंकि वहां भी जीवन है,
और मैं जिसको दोस्त मानता हूँ उसके साथ दोस्त के जैसा बिहेव करता हूँ, जिसको अपना मानता हूँ अपना जैसा बिहेव करता हूँ, पराया मानता हूँ पराया जैसा बिहेव करता हूँ। पशु के मानने में और हमारे मानने में क्या अंतर है? पशु का मानना हमारा मानना एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अलग अलग है? पशु के मानने में और हमारे मानने में जो फर्क है कि हमारे मानने में कल्पनाशीलता शामिल है, हमारे मानने में कल्पनाशीलता शामिल है, हमारे करने में कर्म स्वतंत्रता शामिल है। तो पशु ना तो सोचने के लिए स्वतंत्र है ना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ना? बंदर जैसा विकसित प्राणी आंधी बरसात तूफान गर्मी में रहता है, कभी अपना घर नहीं बनाता है। जंगल का राजा जिसको आप शेर बोलते हो वो बेचारा बेघर होता है, और शेर की तो इतनी हालत पतली कर दी वीडियो दिखा दिखा के, वो कुत्ते से भी डर जाता है पहले शेर की थोड़ी इज्जत थी भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि पशुओं में कल्पनाशीलता नहीं होती, इसका मतलब है फ्री विल नहीं होता। शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगा, गाय गाय रहेगी, शेर शेर रहेगा, हजारों साल से वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। मानव कभी भी कुछ भी बदल सकता है, तो मानव में कल्पनाशीलता है। तो मानव की कल्पनाशीलता ही है जिसके चलते वो मोबाइल और रोबोटिक्स और मंगल और चांद तक पहुंच गया। ये उसकी कल्पनाशीलता का कमाल है। लेकिन कल्पनाशीलता के बावजूद ना हम नेचर के साथ जी पाए ना हम मानव के साथ में जी पाए, क्योंकि वो जो मानव और नेचर के साथ जीने के नियम है वो और सूक्ष्म है, वो नियम हमारे पास नहीं है, तो वो नियम तक हम नहीं पहुंचे, इसलिए मानव में जानना नहीं हुआ। तो मानव की असली खूबसूरती है या उसकी तृप्ति की जगह जानना है। तो जब तक जानना नहीं होगा, जानने के आधार पर मानना, अब मानने की दो, या तो मैं किसी कंडीशनिंग के आधार पर मानता हूं या मैं किसी भ्रम के आधार पर मानता हूं। तो मान के जितनी दुनिया में जी सकता हूं उतनी दुनिया की रेंज संवेदनहीनता संवेदनशीलता के बीच में है, अमीरी और गरीबी के बीच में है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में है, और जो कुछ भी और पैरामीटर हम लगा सकें, इससे ज़्यादा पैरामीटर हमारे पास नहीं है। शिक्षित होगा या अशिक्षित होगा, अमीर होगा या गरीब होगा, पुरुष होगा नारी होगा, और सुखी होगा नहीं, अच्छा लगने का सामान ज़्यादा होगा या अच्छा लगने का सामान कम होगा। संवेदनशीलता से संवेदनहीनता की कहानी है अभी तक की हमारी सारी यात्रा। तो ये हमारा कल्पनाशीलता का मामला। तो कल्पनाशीलता को अभी तक हमने स्किल के लिए इन्वेस्ट किया, तो कम से कम जिंदा रहने का जुगाड़ हो गया। कल्पनाशीलता को अब जानने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो जीने का जुगाड़ हो जाएगा। बस इतना ही काम। और देखो सुनने में इतना अच्छा लगता है ना? सुनने में इतना अच्छा लगता है तो उसको सोचने में कितना अच्छा लगता है, तो उसको समझने में कितना अच्छा लगता है, तो उसको जीने में कितना अच्छा लगता है, और दूसरे को जिया दे तो कैसा लगता है, और परंपरा बन जाए तो लगता है कि जीवन सफल हो गया। तो इस चर्चा में हमने देखा। अब कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ माइक। जैसे आपने बोला पेड़ पौधों में जीव नहीं रहता, पेड़ पौधों में सुखी दुखी होने वाली चीज नहीं रहती। हाँ, लेकिन मेरे भैया के घर में एक नींबू का पेड़ था, मेरी आंखों देखी बात है मतलब। तो नींबू का पेड़ था, एक ही रात में वो सूख गया। पहले बहुत फल देता था नींबू के, एक आप ही लोग रात सो रहे होगे, रात को बिजली चमकी होगी, सूख गया। ऐसा कुछ नहीं है बिजली। और कैसे सूख गया? नहीं बिजली सो गया नहीं, सूख गया मतलब। कैसे सूख गया? वो पता नहीं कैसे सूख गया, एक ही रात में सूख गया। तो सूख गया का मतलब इतना ही है कि सूख गया। नहीं वो कैसे हुआ ऐसा? कैसे हुआ? रात को बिजली चमक गई होगी। नहीं कुछ भी नहीं था। जून के महीने की बात है, फुल जून के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ गर्मी थी, तो एक और रात में पहले से लगभग उस पॉइंट पे पहुंच गया होगा, लास्ट में एकदम सूख गया। मतलब कुछ भी हो, कुल मिला के वो सुखी दुखी नहीं होता, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। माइक चालू नहीं। जानना और जो मानने की बात कर रहे हैं हम,
तो इस शरीर में तो हम जानना मानना करते हैं, बट इस शरीर में जानना मानना नहीं करते। मैं जानना हाँ। मानने की मेरे में पोटेंशियल है। अब मैं करूंगा कि नहीं करूंगा मेरी स्थिति पे, मेरी वातावरण पे निर्भर करेगा। ठीक है ना, लेकिन इस शरीर के द्वारा ही होगा जानना मानना इस जन्म शरीर में? के द्वारा, शरीर मतलब जानने मानने के लिए, जानना मानने की क्रिया मुझ में है। शरीर से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ। यस, एब्सोल्युटली। शरीर साधन है। ये शरीर छोड़ा, मैंने दूसरा जन्म लिया, हाँ। राइट? तो कई बार ऐसा फील होता है कि कोई अजनबी को देखते हैं तो अपने को लगता है कि अपना आदमी है कोई, और क्या? और किसी आदमी को देखते हैं तो हमको थोड़ा दूर होने की इच्छा होती है। तो इज दैट कनेक्टेड? हो सकता है, क्या क्या बुरा, क्या पता पहले भी साथ साथ रहे हो, इसमें क्या बुरा है ना? वो और या soulmate की किसी तो के बात साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, हमारे विचार मैच करते हैं। कभी तो मिले नहीं है, ही इज अ स्ट्रेंजर, फर्स्ट टाइम ही मिले। स्ट्रेंजर का मतलब इतना ही है कि अब हम इस शरीर यात्रा में नहीं मिले हैं, नंबर एक, या नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे विचार यदि एक लेवल पे हैं तो हम आपस में मिल जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, माइक माइक। कर्म स्वतंत्रता क्या है, थोड़ा समझा दीजिए, जो कि मानव और पशु में वैरी करता हो। देखिए, एक बया पक्षी होता है, वो बहुत सुंदर सा घोंसला बनाता है, बिल्कुल उस पे ऐसे बैठ के ऐसे झूलता है। और जब नर एक घोंसला बनाता है और यदि मादा उस घोंसले पे बैठ जाती है, फीमेल, तो फिर वो एक दूसरा घोंसला बनाता है, वो तय कर लेती है कि हाँ अब आगे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो फिर ऐसा घोंसला बनाता है जिसमें बच्चे बरसात में भी सेफ रहते हैं और फिर दोनों उस घर में रहते हैं। अब बया पक्षी हजारों साल से वही घोंसला बनाता है, आगे भी हजारों साल वही घोंसला बनाएगा, वो 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं करेगा। तो ये समझ में आया कि पशु पक्षी वंश विधि से जीते हैं, उस वंश में जो जीने का स्वरूप है उसको वो बदल नहीं सकता है। मानव में कल्पनाशीलता है, फ्री विल है, तो मानव कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी कर सकता है। मानव में कर्म और फल दोनों, मानव में देखो यात्रा कितनी है, कर्म और फल। यदि पशु में देखेंगे तो कर्म करने के लिए भी, पशु कर्म करने के लिए भी परतंत्र है, फल भोगने के लिए भी परतंत्र है। उसको वही कर्म करना है जो उसके वंश में लिखा, वंश में है, वही फल आएगा जो उसके वंश में है। तो उसको परतंत्र क्यों कहेंगे? वो तो इंडिपेंडेंट। परतंत्र मतलब उसके पास वो लिबर्टी नहीं है। नहीं, वो तो जब हम इंडिपेंडेंट मानव के है। कंपैरिजन में देखेंगे कि इवोल्यूशन के सेंस में देखेंगे, अब मानव आया तो उसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल, भ्रमित मानव के पास फल भोगने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं कुछ भी कर्म कर सकता हूं, मिट्टी खा सकता हूं, पत्थर खा सकता हूं, बिना खाए रह सकता हूं और आवश्यकता से अधिक खा सकता हूं, मेरी मर्जी है। शरीर को पंखे पे लटकाऊं, दारू डालूं, ध्यान करूं, तपस्या करूं, सेवा करूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। अपनों से प्यार करूं, अपनों की हत्या कर दूं, मेरे पास वो फ्री विल है। लेकिन कर्म का फल कैसे आएगा? मेरे चाहने के अनुसार आएगा कि कर्म के अनुसार आएगा? अब ये मेरे अधिकार में नहीं है कि फल मेरे अनुसार आ जाए। कर्म के अनुसार फल आएगा, मेरे अनुसार नहीं आएगा। ये भ्रमित मानव का हाल है। मतलब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों एक साथ लेके हमें समझना पड़ेगा। मानव की मतलब कल्पनाशीलता मतलब सोचने की स्वतंत्रता, वो पशु के पास नहीं है। करने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता हो और करने की स्वतंत्रता ना हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को जेल की कोठरी में डाल दिया, मैं सोच तो सकता हूं पर कर कुछ नहीं सकता, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगेगा, है ना? या मेरे को सोचने के लिए मटेरियल नहीं दिया गया और मैं खुला घूम रहा हूं तो भी मेरे को अपनी तृप्ति नहीं होगी। तो मानव में सोचने की भी स्वतंत्रता है, संपूर्ण को समझने की स्वतंत्रता है और समझ को प्रमाणित करने की स्वतंत्रता है। ये मानव की महिमा है। थैंक यू। जागृत मानव का महिमा क्या है? जागृत मानव का महिमा है वो कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है। अब नहीं सुनोगे? कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र है। चाह, मुक्ति,
वो कर्म के फल से भी बंधा हुआ नहीं है। क्या मतलब? हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं तो क्या सोचते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, मेरे अनुसार होगा कि नहीं होगा। हम फल से बंधे हुए हैं। उसको कर्म करने के पहले कर्म के फल का पता है, इसलिए वो परेशान नहीं हो रहा है। जैसे 2 + 2 इस बार 4 आएगा कि नहीं, पिछली बार तो आ गया था, तो इसमें मेरे को शंका नहीं है कि 2 + 2 4 ही आएगा। तो 2 + 2 जब मैं कर रहा होता हूं तो उसके फल से बंधा हुआ नहीं होता। तो जिस मामले में फल की निश्चितता हो गई है, उसके फल से मैं मुक्त हो जाता हूं। कर्म का फल मुझको पहले से ही पता है, इसलिए मेरी उस पर निर्भरता ही नहीं। मेरे सुख दुख की निर्भरता फल पे है ही नहीं, मैं उससे मुक्त हूं। इसी का नाम जागृति है। तो एग्जिस्टेंस में कितना काम हो गया? पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, अब यहाँ आना है, तो इतना काम शेष है। और बोलिए माइक। हेलो। तो इस हिसाब से हाँ, अगर मुझे फल का चिंता नहीं होता है तो मैं इमीडिएटली जागरूक हो सकता हूँ या टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप बेहोशी में कह सकते हो। देखो, ये हमने बहुत कहने की कोशिश की, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो मैं घर से कार लेके निकल गया, अब जो मरा उसकी इच्छा, मैं तो फल की इच्छा करता ही नहीं हूँ, है? खाना बनाना शुरू किया, मिर्च झोंकी, नमक झोंका, मैं फल की इच्छा करता नहीं, मैंने खाना बना दिया, जिसको खाना है खा लो। ऐसा होता है क्या? मैं फल को ध्यान में रख के कर्म करता हूं। कोई कर्म ऐसा बता दो जो फल से मुक्त हो, एक कर्म बता दो आप ऐसा करते हो बिना किसी फल के। मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी चलाते समय गाड़ी ठीक से निकल गई तो मेरे को पता चला ना। तो मेरा कर्म कैसे करूं, ये कैसे पता? कर्म में परफेक्शन आई कि नहीं आई, कैसे पता चलेगा? फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर मैच कर गया तो क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ। अब मेरे को आंसर की चिंता ही नहीं है, मैं तो सोल्व कर दिया, मैं फल की चिंता करता नहीं हूं, जो हो गया हो गया। ऐसा चलेगा क्या? इसका मतलब यह हुआ कि फल को ध्यान में रख के, फल क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य को ध्यान में रख के ही कर्म होता है, बिना फल के कर्म होता ही नहीं है। हमने क्यों बोल दिया फल की इच्छा मत कर? क्योंकि हमारी समझ बिल्कुल नहीं है और कर्म कर ही रहे हैं, और फल पता नहीं क्या आने वाला है। इसलिए बार बार डिप्रेशन में ना जाएं, तो बोले फल की चिंता मत कर, जो होता है होने दे। परेशान नहीं होना है कि उसको समझना है। ये नहीं होना है, नहीं होना जैसा कुछ होता नहीं है। ये उपदेश काम करते नहीं, ऐसा चिंता मत करो, है ना? नहीं हो गया तो अच्छी बात है, ऐसा बोलते हो अपने बच्चे को? हाँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसा कोई नियम ही नहीं है दुनिया में कि मैं फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहा हूं और मेरी फिजिक्स की बढ़िया तैयारी है और मैं फेल हो जाऊं। ये संभव ही नहीं, ये संभव ही नहीं। और ये ऐसा होना मेरे को स्वीकार भी नहीं। मैं पास ही होना चाहता हूं और बढ़िया से पास होना चाहता हूं। हाँ जी। हेलो। जो फल आएगा, जैसे आप बाबा नागराज को ले लें, तो उन्होंने काम किया कि धरती पे स्वर्ग बन जाए, जैसा ये ना, बट ये अभी शेष है। तो फल का आना टाइम वाइज आएगा पक्का, बट अभी आएगा, कब आएगा? वो जो फल का जो लेबोरेटरी प्रयोग है वो अपनी जिंदगी में हो गया और उसकी प्रक्रिया दिख गई, तो अब ये केवल समय की बात है। तो जस्ट अ टाइम थिंग। तो फल आ चुका है, उसके लिए जो काम करना है करें। बच्चा पैदा हो गया, कभी लगता है जवान होगा कि नहीं होगा? बच्चा पैदा हो गया, सुसु पोटी कहीं भी करता है, क्या लगता है जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा? नहीं, एक दिन ठीक करेगा, हमको कोई शंका नहीं रहती। हाँ जी। हेलो। आपने जैसा उसमें कहा कि जैसे चींटी, मच्छर का और मनुष्य का जिस तरह से विकसित है दिमाग, या ऐसे बोल सकते हैं, तो कैसे चेतना ने एक विकसित मैकेनिज्म को चॉइस किया वहाँ पे प्रकट होने के लिए? आप चेतना बोलने के बजाय जीवन बोलो। हाँ, जीवन। हाँ,
जीवन ने और विकसित मैकेनिज्म को चूज किया बनने हाँ, जिसके लायक वो था उसको चूज किया। उसके लायक। तो ऐसी भी कल्पना है कि हमसे अगर विकसित और मैकेनिज्म बनेगा तो चेतना वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। भाई अपने शहर में कॉलेज नहीं, अपन दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, कल दूसरा प्लेनेट मिल जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? Bhaiya, I just wanted to know, you know. थोड़ा माइक सीधा रखिए। Yeah. I just wanted to know what is the, meaning it's not a question, it's more of like I want to hear from you more on what is the connection between Chaitanya Ikai, acceptance and nature. Because, you know, in silence, you do see that the sensitivity of people goes up and you become much more sort of conscious and kind of, you react more to nature and you see it as a system. So I would want to know, because you're staying on a farm as well, so I would want to know what the connection is. And yeah, so I think the acceptance and Chaitanya Kai, basically the connection, and how is it connected to silence? How is it connected to silence? Or yeah. देखो साइलेंस का एक तो बात ठीक ही है कि अब बाहर डीजे बज रहा हो तो उसमें कैसे साइलेंट हो गए। रात में 10 बजे एक बाहर घूम रहा था, वो पीछे कोई डीजे बज रहा था, है ना? नहीं बाहर रोड पे तो फिर मैंने वहाँ उधर जाने को अवॉइड किया और अंदर घूमा। तो एक लेवल तो है ही है कि यदि बाहर उस तरह का नॉइज है, उस तरह का है ना, तो मेरे को दिक्कत है उसमें, है ना? दूसरा है कि मेरे आसपास इस तरह के तमाम लोग हैं जो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, मान लो, तो वो भी एक तरह की बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा मतलब साइलेंस का और नेचर का, साइलेंस भी मेरे अंदर ही होना है और नेचर भी मैं ही हूँ। वो पहाड़ पे जाने से हो जाएगा, एक चेंज करने से थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन पहाड़ पे जाके ही आदमी को साइलेंस और नेचर में दिखाई देता तो पहाड़ियों को तो सारा ज्ञान हो ही गया होता, है ना? जो हिमालय पे रहते हैं वो अभी तक तो सब बोधिसत्व को पा गए होते, ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि साइलेंस क्या है, मेरे अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, अपने आप को जज करना है, दूसरों को जज करना है, अपने लिए शंका है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, ये कोई सारी फाइल खुली पड़ी है। अब ये सारा डाटा मैस होते रहता है। ये जो मेरे अंदर इतना अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं क्या कर पाऊंगा, क्या ये वो, और सबको आजकल सेलिब्रिटी बनना है, तो ये जो प्रेशर है मेरे अंदर, ये नॉइस है। ये शांत हो जाए, कब शांत हो जाए? थोड़ा बहुत मैं अपने में ध्यान देता हूँ तो थोड़ी मदद मिलती है। ये जो कुछ भी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इससे इतना ही है, थोड़ा शोर कम हो जाता है। ज्ञान हुआ है ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है, थोड़ा शोर कम होता है, थोड़ा अपन आराम में आ जाते हैं, ये ज़रूर होता है। लेकिन सार बात यह है कि जब तक सॉल्यूशन नहीं है तब तक ये सारी फाइल बंद नहीं हो रही। जैसे मैं मेरी आवश्यकताओं को निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जितनी चीज़ें परिवार में हैं पर्याप्त हैं, वाइफ को लगता है नहीं पड़ोसी को देखो, बच्चे को लगता है कार तो पुरानी हो गई है, बाप को तो और भी बहुत कुछ पुराना दिख रहा है। तो ये जो सारा कंफ्यूजन है, ये शोर है। सॉल्यूशन आएगा तो एक एक जगह में मेरे को स्टेबिलिटी की जगह, जब मेरे को भव की स्थिरता हो जाएगी तो मेरे भाव की स्थिरता हो जाएगी, और फिर मैं भीड़ में भी साइलेंस में रहता हूँ। मैं स्वयं नेचर ही हूँ, मेरा शरीर और मैं, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो मेरे शरीर और मुझ में है ही है, उसको चर्चा करेंगे। तो सार बात इतनी है कि मुझे को अनावश्यक जो शोर मेरे अंदर है, समाधान आता है तो समाधान ही विश्राम है। इसलिए सूत्र है, समस्त श्रम विश्राम के लिए, समस्त श्रम विश्राम के लिए। विश्राम क्या है? निरंतर सुख, पीस। तो समस्त श्रम विश्राम के लिए। हाँ जी भैया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन का क्या रोल है? सेल्फ, अंधेरे कुएं में कितना भी आंख खोल के देखो कि बंद करके देखो तो क्या दिखेगा?
अंधेरा ही दिखेगा। कर लो सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो कुएं में लाइट, हाँ पहले लाइट खोलनी पड़ेगी। तो अनुभव की रोशनी में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सेल्फ की हालत समझ में आती है। लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, मेरी जर्नी क्या होगी। तो जब तक मेरे पास ज्ञान की रोशनी नहीं है तब तक कुछ ज़्यादा कुछ काम, शोर कुछ कम हो जाता है। कोई माइक खुला, शोर कुछ कम हो जाता है, उससे थोड़ा आराम भी लगता है, रिलैक्स भी होते हैं। और जीने का स्वरूप पकड़ में आ गया हो, शिक्षा का स्वरूप पकड़ में आ जाए, व्यवस्था का स्वरूप पकड़ में आ जाए, ये सब कुछ नहीं होता। तो अभी तक की हमारी साधनाएं स्वांत सुखाए हैं। अकेले में कुछ थोड़ा ठीक लगता है लेकिन बाहर जीने की जगह नहीं बनती। मेरा ध्यान इस पे इसलिए गया क्योंकि परसों जब आपने अपने कंगी का एपिसोड शेयर किया कि जो भी आपके मन में ख्याल आया आपका उस पे ध्यान गया, और 20 साल प्लस आपने जो इस अपने आप अध्ययन में लगे हैं और आपका इस लेवल पे खुद पे ऑब्जर्वेशन है या ध्यान है, जबकि हम चक्कू छुरी लेके इधर उधर मार वार के भी आते हैं और रियलाइज नहीं होता कि मैं मार के आया हूँ। तो उसका रोल वही है भैया। जितना देखो, सार बात कितनी है, बहुत नर्सरी की बात इतनी है, मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। जहां उसको सुख दिख जाता है उसके पीछे भिड़ा रहता है। देखो मैं सुबह आज ब्रेक में चर्चा कर रहा था, खाना खाने का एक सुख है और कम खा के हल्का रहने का भी एक सुख है। ऑब्जर्व किया? और कोई दिन ये हल्का रहने का जो सुख है ये स्वीकार हो गया, खाना ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मैं उस सुख को छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो मैं सुखी होने के लिए खाता हूं और सुखी होने के लिए कम खाता हूं और सुखी होने के लिए ज्यादा खाता हूं और सुखी होने के लिए नहीं खाता हूं। हो तो सब कुछ सुख की तलाश में रहे। ये जो अंदर में हल्कापन आता है, एक बार ये समझ में आ गया कि मेरे भाव और विचार हार्मनी में रहते हैं और ये बहुत सुखदायी काम है। हर समय वो अपने अंदर बना रहता है। फिर मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। जैसे ही मैं आपसे निपटा मैं अपने आप में सीमित हो जाता हूं। मैं अकेला रहता हूं तो मेरे को मेरा ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉलेज के समय से आदत है, मैं हमेशा कमरे में अकेला ही रहा। शुरू में बहुत कॉलेज में एक समय था जगह पार्टनर था, फिर बाद में सबकी छुट्टी किया। तो मैं शुरू से लेके आज तक मैं मेरे घर में भी रहता हूं तो भी अकेला ही, मतलब मैं और वाइफ हम लोग अलग ही सोते हैं। और इसमें ना उनको कोई खराब लगता है ना मुझको कोई खराब लगता है ना। तो इसका मतलब है कि वो जो सुकून है आपका, मेरे को जब तक जागने का मन है, मेरे को कभी भी उठ के बैठने का मन है या मैं कुछ भी, तो मेरी वजह से मेरे को ये संकोच मत रहे कि दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे को भी ये मत रहे कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है ना। जब हमारे पास सुविधा है, अभी कमरा ही नहीं है दूसरा, तो क्या करें, तो जैसा है उसी में एडजस्ट करना है। तो मेरे को लगता है कि जब हम आपस में एक आश्वस्ति और अपनी आश्वस्ति में आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे के कंफर्ट जोन के साथ हम खुश रहते हैं। फिजिकली साथ होने का मामला नहीं है, भावनात्मक रूप से साथ हो गए तो अलग रह के भी साथ साथ ही। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें फिर रिजॉल्व होती। तो फिर एक बार अपने को जो आप मानो जो कुछ करता है सुख के लिए करता है, बस करते रहते। बढ़िया। लास्ट एक बात शेयर करनी थी जो अभी आपने बोली, जिससे मुझे बहुत ताकत मिली। क्या बात है, आपको ताकत मिली तो हमको ताकत। मानव कभी भी कुछ भी बदल सकता है, किसी भी क्षण। मैं 22 साल तक ये सोचता था यार पता नहीं लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है, अपनी तो ऐसे चल रही बस। सोचता था यार पता नहीं, लोग बोलते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, किन्हीं किताबों में लिखा रहता है उनकी जिंदगी बदलती है, और कोई दिन अपनी भी बदल गई, है ना। तो कब जिंदगी करवट ले ले, कम कितने से कितने बुरा आदमी जिसको हम बुरा मानते हैं वो कब कितनी लंबी छलांग मार जाएगा हमको पता नहीं है। इसलिए भाई साहब किसी को जज मत करो, सब में असीम संभावनाएं हैं। एक भिखारी जो आज भीख मांग रहा है वो कल का महापुरुष है। तो मानव को उस संभावनाओं के साथ में देखें कि ये किस विशाल संभावनाओं के साथ हैं, उन संभावनाओं का सम्मान कर पाए। ऐसा संभावनाओं का सम्मान करना मेरा खुद का सम्मान है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।